कुछ एक गाइडलाइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। देखिए अभी क्या है, दो तरीके के बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक वो जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, जो एकदम क्या कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट, यानी वो क्या है, प्योर 2.0 स्टूडेंट है ना, एकदम प्योर 2.0 स्टूडेंट। ठीक है, पहले इनकी बात करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 1.0 में थे, किसी भी वजह से, एनी रीजन, बीमार थे, लेट ज्वाइन किया था, मजा नहीं आ रहा, किसी भी रीजन से अगर वो 2.0 में आ रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी रीजन से वो 2.0 में आ रहे हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चे पहली बार इस साल नीट के एग्जाम के बाद जो पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, और उनके लिए हमें क्या करना है, या मैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या एक तरीके से हमारे बीच में कमिटमेंट है। ठीक है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। एक तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप सब जानते हैं कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। ठीक है, और ये लेक्चर रिकॉर्डेड क्यों है, ताकि जो बचा हुआ टाइम है, टाइम आपका मैनेज्ड बना रहे, टाइम मैनेजमेंट। रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए जा रहा है ताकि आपका टाइम जो है, इस बचे हुए टाइम में हम बढ़िया से लेक्चर को कवर कर पाए। 1.0 में लेक्चर की ड्यूरेशन थी 1.45, यानी 1 घंटा 45। यहाँ पर लेक्चर की ड्यूरेशन है 2 घंटा, और यहाँ पर लेक्चर की ड्यूरेशन 2 घंटे क्यों रखा गया है, वही कि बचे हुए समय में आप क्या कर पाए, आपका सिलेबस हो पाए। ठीक है, एकदम बेटा बेसिक से पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, और बेसिक से पढ़ते पढ़ते एकदम टॉप नॉच जो कंटेंट है वो डिस्कवर करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि बैच थोड़ा लेट शुरू हुआ है तो मैं आपको हवाई पढ़ाने वाला हूँ, कैसा होता है वैसा होता है, नहीं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे। ठीक है ना, एक एक चीज कवर करेंगे, हर चीज को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कुछ भी शॉर्टकट नहीं अपनाया जाएगा, राइट, कुछ भी शॉर्टकट नहीं अपनाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, लेक्चर देखने हैं, ठीक है, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर आपको डीपीपी सॉल्व करना है, और फिर मॉड्यूल सॉल्व करना है। बस इतना काम अगर आपने कर लिया बेटा, इतना काम अगर आपने कर लिया तो 100%, 100% आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और आपके नाम के आगे एक सुंदर सा सफिक्स लग जाएगा, प्रीफिक्स लग जाएगा, डॉक्टर। अभी आप एक क्या है, सामान्य भारतीय हैं, अभी आप 98% इंडियंस में आते हैं, और जैसे ही आपने नीट का एग्जाम क्रैक किया, आप डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगे, 5 साल बाद आप डॉक्टर बन गए, तो फिर आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, तो भी आपका नाम है। मान लेते हैं आपका नाम है बउआ, तो फिर आप हो जाएंगे डॉक्टर बउआ। मान लेते हैं आपका नाम है ब्यूटी, तो आप हो जाएंगी डॉक्टर ब्यूटी। समझ रही हैं आप, ये इस तरीके से, क्लियर। सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि दुनिया हमें डॉक्टर के नाम से बुलाएगी, कितना अच्छा लगेगा, लेकिन इतना अच्छा लगने के लिए आपको मेहनत थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत सारे बच्चों को करनी है, ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट वालों को नहीं करनी, उनको भी करनी है, आपको भी करनी है। ठीक है ना, आपको भी जबरदस्त मेहनत करनी है। और बेटा मेहनत से जी मत चुराओ, मेहनत से जी मत चुराओ, अच्छे से पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं काम आएगा जरूर। मैं एक चीज आपको बता दूं, ठीक है, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं किस लिए, सिलेक्शन के लिए। हम लोग जो पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं बेटा, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, हमें ट्राई भी उसी के लिए करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज आज ही क्लियर कर देता हूं, एक चीज, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे पहली बात तो आप अपना 100% दीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप अपना 100% दीजिए ईमानदारी से। आप इसलिए मत पढ़िए कि दूसरे को लगे कि आप पढ़ रहे हैं, आप इसलिए मत पढ़िए कि आपके पेरेंट्स को लगे कि आप पढ़ रहे हैं, आप इसलिए मत पढ़िए कि आपके फ्रेंड्स को लगे कि आप पढ़ रहे हैं, आप इसलिए मत पढ़िए कि आपके रिलेटिव्स को लगे कि आप पढ़ रहे हैं।
बेटा आप इसलिए पढ़िए कि आपका जो लक्ष्य है आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। आप इसलिए पढ़िए कि आपने जो सपना देखा हुआ है डॉक्टर बनने का, आपका सपना पूरा। आप इसलिए पढ़िए कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, आप इसलिए पढ़िए कि आप डॉक्टर बन जाए, आप इसलिए पढ़िए कि आपका MBBS हो। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बहुत अच्छा कर पाए, अप एंड डाउन आते रहते हैं। कभी होगा ऐसा कि आप टेस्ट में पढ़ के जाएंगे, आपने सोचा था 600 नंबर आ जाएंगे इस टेस्ट में, पता चला 640 भी आ जाएंगे। अच्छी बात है भाई, आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा है, 640 के अगली बार आप 700 लाइए। आप तो 720 ला सकते हैं, आपके पास पूरा मौका है 720 लाने का, है जी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने खूब मेहनत की होगी, एकदम रगड़ के पढ़ा होगा, आपने सारा DPP लपेटा, NCERT बार बार पढ़ा है, लेक्चर को बढ़िया से रिवाइज किया, नोट्स आपने शानदार बनाए, लेकिन इतनी तैयारी के बाद भी हो सकता है कि आपके 550 ही नंबर आए। आप सोच रहे थे 600 के लिए, नंबर आए 550, नंबर आए 550, तो उसमें निराश नहीं हो जाना है, उसमें आपको हताश नहीं हो जाना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। धैर्य एक बहुत ही जरूरी चीज है। आप धैर्य रखेंगे तभी तो आप क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। भाई दो तरीके हैं, मान लीजिए आपका कोई टेस्ट खराब हो गया, आपने जो भी सोचा था, आपने 400 नंबर सोचे थे, आपके 350 आए, आपके 320 आए, तो इसका क्या मतलब है, दुनिया खत्म हो गई। इसका क्या मतलब है, आपके पास मौका नहीं है। अरे इसका ये मतलब है कि 320 नंबर का तो तुम्हें आ ही रहा है, समझो मेरी बात। अगर किसी के 720 में 320 आते हैं, इसका मतलब ये कि उसे 320 नंबर का तो आ ही रहा है, 320 का और पढ़ लेगा तो 640 हो जाएंगे। ये लो, कितना आसान है सिलेक्शन का गणित। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो सिलेक्शन का जो गणित है वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। सिलेक्शन में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है कि आपके लिए मतलब आपको कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करना पड़े। रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। जो काम, जो लक्ष्य आज आपने ठाना है अपने लिए, जो लक्ष्य आज आपने अपने लिए निर्धारित किया है, वो लक्ष्य को हिलाइए मत, उससे डगमगाइए मत। आपका जो हौसला है उसको कमजोर मत पड़ने दीजिए। आपने सोचा कि आपको इस मेडिकल कॉलेज में जाना है, मान लेते हैं कि वहां का कट ऑफ 700 आता है, मान लेते हैं, ठीक है ना। आपको जिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है वो एम्स का कॉलेज हो सकता है, SMS जयपुर हो सकता है, PMCH हो सकता है पटना में, या किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ हो सकता है, कोई सा भी बढ़िया कॉलेज हो सकता है, रायपुर का कॉलेज हो सकता है, रिम्स रांची हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी कॉलेज हो सकता है, ठीक, समझ आए बात। आप वहाँ का कट ऑफ पता करो। मान लो वहाँ का कट ऑफ जाता है 680 नंबर, समझो मेरी बात। आपने बहुत बढ़िया वाला मेडिकल कॉलेज आपका ड्रीम है, आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, ठीक है ना, वहां आपको जाना है, मान लेते हैं उसका कट ऑफ 680 नंबर, और अभी आपके आ रहे हैं 250 नंबर, तो आप मेहनत करिए और यहां तक पहुंचिए। आपके आ रहे हैं 500 नंबर, तो आप मेहनत करिए यहां तक पहुंचिए। आपके आ रहे हैं 600 नंबर, तो आप मेहनत करिए यहां तक पहुंचिए। आपके आ रहे हैं 650 नंबर, तो आप मेहनत करिए यहां तक पहुंचिए। आपके आ रहे हैं 670 नंबर, तो आप मेहनत करिए यहां तक। अब मेहनत करने का ये मतलब थोड़ी है कि आप फावड़ा लेके ना जमीन खोद रहे, मिट्टी खोद रहे कुदाली से, नहीं। मेहनत करने का ये मतलब है, मान लीजिए आप एक कमजोर छात्र हैं, अभी आप कमजोर हैं, और अभी आप कमजोर क्यों हैं? क्योंकि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं करी किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप वीक हैं, उसका एक ही मतलब है कि किसी ना किसी वजह से आप ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए। समझ पा रहे हैं दोस्त? किसी ना किसी वजह से, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी, आपके अच्छे टीचर नहीं थे, आपका स्कूल ठीक नहीं था, आपकी बढ़िया कोचिंग नहीं थी, आप बीमार पड़ गए थे, आप कोरोना, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा, हमें उस पर चर्चा ही नहीं करनी है। अरे जो बीत गई सो बात, मतलब जो बीत गई सो बीत गई। अब ये देखो ना कि आगे क्या करना है। हमारा कल कितना खराब था उसकी चिंता अब हम क्यों करें, लेकिन हम उससे एक सीख लें कि हमारा इस साल का नीट का पेपर जो खराब हुआ है, नेक्स्ट ईयर हमें वो गलती नहीं दोहरानी है। हमें 100% अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है, अपना चयन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कराना है, बात खत्म। बस अब पुरानी गलतियां आप पहचानिए कि आपको सब्जेक्ट आ रहा था क्या, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट आ रहा था तो क्या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी? क्या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी तो आपने टेस्ट दिए थे? क्या आपने टेस्ट दिए थे तो आपने रेगुलर इंटरवल में रिवीजन भी किया था? अगर सब कुछ ठीक था तो फिर कहां गलती रह गई? उस गलती को पहचानो। 250 है, 250 से सीधे 680 नहीं आएंगे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।
एक टेस्ट में 680 नहीं आएंगे 250 से, और एक टेस्ट में 250 से 680 आ गए तो उसका कोई मतलब भी नहीं। मतलब तो तब है ना जब आप लगातार ये स्कोर करें। तो जिस बच्चे का मान लो 250 स्कोर है, ठीक है ना, वो क्या करे, पहले 300 के बारे में सोचे। ये बात समझ, वो पहले 300 के बारे में सोचे कि मुझे 300 लाना है। और 300 का ये मतलब नहीं कि एक टेस्ट में आ गए, एक दो टेस्ट में। अच्छा, सारे टेस्ट आपके कुछ शॉर्ट टेस्ट भी होंगे तो परसेंटेज वाइज निकाल लीजिए कि 720 का 300 कितने परसेंट होता है, उतने परसेंट आप लाइए, उतने परसेंट आप मार्क्स लाइए। 2-3 टेस्ट में आ गए, फिर आप 300 से जाइए इधर 350 की तरफ ना। फिर आप टारगेट करिए 400 के लिए, फिर आप टारगेट करिए 440 के लिए या 450 के लिए, फिर आप टारगेट करिए 500 के लिए, फिर आप टारगेट करिए 520 के लिए या 530 के लिए, फिर आप टारगेट करिए 550 के लिए, फिर आप टारगेट करिए 580 के लिए, फिर आप टारगेट करिए 600 के लिए, फिर आप बेटा टारगेट करिए 620 के लिए, फिर 640 के लिए, फिर 650 के लिए, फिर 660 के लिए, फिर 670 के लिए, फिर 680 के लिए, फिर आप टारगेट करिए। एक टेस्ट में नहीं होगा ये काम। पूरा जो भी समय बचा हुआ है आपके पास से मान के चलिए, पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने तो ये हो गए। फिर अप्रैल में रिवीजन जबरदस्त तरीके से एक बार लग जाइए। फिर 7 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए बेटा, जो कुछ भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, जो कुछ भी परेशानियां हैं। क्योंकि अगर इस टाइम पर आप पढ़ने के बजाय परेशानी दूर करने में लग गए तो फिर जीवन भर आप परेशानी ही दूर करते रह जाएंगे, उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। मेरे कहने पे 6 से 7 महीने कितना एकदम लीन हो जाओ, ध्यान मग्न हो जाओ। टोटल 9 महीने गेम है एग्जाम तक का, ठीक है ना। एकदम लीन होके, तल्लीन होके पढ़ाई करो। 24/7 सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मेरा लेक्चर नहीं हुआ है, मुझे लेक्चर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। मेरे नोट्स नहीं प्रिपेयर है, मुझे नोट्स बनाने हैं। मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, मैं समय निकाल के रिवाइज कर लेता हूँ। मेरी डीपीपी सॉल्व नहीं है, मैं डीपीपी सॉल्व कर लेता हूँ। आगे बात समझ, ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कर लीजिए, बाकी हम आगे और फिर अभी तो शुरुआत है, इतना आज डिस्कस कर लिया है तो बाकी आगे डिस्कस कर लेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो डायरेक्ट 2.0 ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 1.0 ज्वाइन किया होगा, ठीक है ना, 1.0 ज्वाइन किया होगा और फिर उसको छोड़ दिया। तो वो बच्चे बेटा पेंडुलम ना बन जाएं। पेंडुलम समझते हो ना, पेंडुलम नहीं बनना है उनको। अरे ये चीज 1.0 से देख लेते हैं, चल वाला चैप्टर तो हमने 1.0 में पढ़ लिया था, तो हम सीधे मॉर्फो से शुरू करेंगे 2.0 में। बेटा ये मत करिए प्लीज। आप जिस किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मुझे बॉटनी में तो आपको कोई चक्कर ही नहीं है 1.2 2.0 में, 1.0 भी मैं ही हूँ, और मजे की बात ये कि 2.0 में भी मैं ही हूँ, ठीक है ना। अगर आप 1.0 फॉलो कर रहे हैं, आप पूरा 1.0 फॉलो करिए। आप 2.0 फॉलो कर रहे हैं, आप पूरा 2.0 फॉलो करिए। तो मैंने सारी चीजें सिखाई हैं वो आप पर भी एप्लीकेबल है। और इवन ये किसी भी सब्जेक्ट में शिक्षक को मत जज करिए कि कौन सर पढ़ा रहे, कौन मैडम पढ़ा रहे, 1.0 में कौन तो, ये मत करिए, प्लीज मत करिए। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त जाया होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। पीडब्ल्यू का मैनेजमेंट खूब थोड़ी है कि अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा। वो जब भी आपके सामने हमें भेजता है, हम में से जो द बेस्ट लोग होते हैं उनको भेजता है। एक कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद हम ना इस बोर्ड के सामने खड़े होकर आपको पढ़ा पाते हैं। ऐसा नहीं किसी को बिठाए कर एक काम करो, तुम पढ़ाओगे क्या, चलो वालों पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। एक कठिन चयन प्रक्रिया होती है, उसके बाद कोई भी टीचर आपके सामने आ पाता है। तो बिना मतलब के टीचर को कुछ कहना या टीचर को दोष दे देना कि ये सर ऐसे हैं, वो सर ऐसे, नहीं होता बेटा। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आप देखिए कि उसमें आपकी कितनी गलती है, और आप पाएंगे कि 95% तो आप खुद ही जिम्मेदार हैं। लेकिन आप 95% चीजों को इग्नोर करते हैं और 5% आपके फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, आपको टीचर, उनको दोष देते रहते हैं कि मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया तो मैं वहां चला गया तो मैं पढ़ नहीं पाया, वो टीचर ने फास्ट पढ़ा दिया, वो टीचर ने स्लो पढ़ा दिया, वो टीचर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराई, वो टीचर ने ऐसा। क्या मतलब आ रहा है भाई? सिलेक्शन आपका है,
कैरियर आपका है, फ्यूचर आपका है, तो भाई सोचना भी आप ही को पड़ेगा है, मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। हम तो कर ही रहे ना हर बच्चे के साथ, हम तो खड़े ही ना हर बच्चे के लिए। मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा वो तो सारा बच्चा देखेगा ना, मैं जो यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाऊंगा वो तो सारा बच्चा देखेगा। लेकिन किसने उसके बाद ये जो मैंने चीजें बताई हैं उसको फॉलो किया है, वो सेलेक्ट होगा। जो मक्कारी करेगा फिर वो पछताएगा, चीजें खराब हो सकती हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कोशिश करें बेटा आप नोट्स बनाएं। आप ब्रह्मांड के सबसे महान शिक्षक से पढ़े होंगे, ठीक है, कोई दूसरी आकाश गंगा है, कोई दूसरी गैलेक्सी है, आप ना गैलेक्सीज में है ना, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो सबसे महानतम शिक्षक हैं आप उनसे अवश्य पढ़े होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से पहले आपने जिस शिक्षक से पढ़ा वो अच्छे नहीं थे या खराब थे, कुछ भी नहीं, दिक्कत आपकी थी, ठीक है ना। तो जब आप किसी दूसरे शिक्षक से पढ़ रहे थे तब आप उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। और अगर अभी आप नोट्स वगैरह नहीं बनाएंगे या जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आप मेरा भी पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, भले ही आपके पास नोट्स हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊं आप बेटा प्लीज नोट्स जरूर बनाएं। क्लास के अगर कोई बच्चा क्रैश कोर्स में था उसके पास मेरे क्रैश कोर्स के नोट्स हैं, वो भी नोट्स बनाए। अगर किसी ने मुझसे उम्मीद में पढ़ रखा है वो भी नोट्स बनाए और उसको पढ़े। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो ना, आपने देखा होगा जब आप लिख रहे होते हो तो आपके दिमाग में वो चीज चलती है, समझ रहे हैं आप, तो लिखते लिखते ही आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जिनको लगता है नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है वो मेरे कहने पे नोट्स बनाएं, तो उनको पता चल जाएगा कि उनका तो रिवीजन लिखते लिखते ही हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। एनसीईआरटी अपन क्लास में भी पढ़ेंगे और आपको बढ़िया से पढ़ेंगे। मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा एक टाइम के बाद, अभी पहले दिन से नहीं, कुछ चैप्टर पूरे हो जाएं उसके बाद मैं आपको समरी लेक्चर भी दूंगा। और एनसीईआरटी रीडिंग तो हम करते ही हैं, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन मैं आपको खुद बना के दूंगा, आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी।